नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता की सीढ़ी में। तो दोस्तों, एक ये है जो वीडियो है, हमारी दूसरी भाग है धरती धन्य अपना जगदीश चंद्र माथुर जी का उपन्यास का। तो दोस्तों, पहले भाग में हम जगदीश चंद्र माथुर जी के जीवन चरित्र और साहित्यिक परिचय ले चुके हैं। उनके उपन्यास सभी, उनकी कथा वस्तु उपन्यासों की सभी की, उनका प्रकाशन काल के साथ साथ नाटक, उनका प्रकाशन काल और कहानी संग्रह, ये सब बताएं। साथ में दोस्तों हमने पात्र संयोजन उपन्यास का जो है वो बताया, पात्रों की ट्रिक आपको बताई। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हमने कथा वस्तु उसमें बताई। ये तो भाग एक में बताया, और दूसरे भाग में दोस्तों हमारे पास जो कथानक का सार होता है और बाकी सब जो चीज़ें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो होगा। तो ये हमारा दूसरा भाग है जो कि इस प्रकार है। तो दोस्तों चलते हैं हम धरती धन का अपना, उस पर जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हम आपको बताते हैं एक एक करके, छोटे छोटे रूप में। तो दोस्तों यह उपन्यास, इस उपन्यास की भूमिका में स्वयं लेखक ने लिखा है कि मेरा यह उपन्यास मेरी किशोरावस्था की कुछ अविस्मरणीय स्मृतियों और उनके दामन में छिपी एक अदम्य वेदना की उपज है। ठीक है, तो सबसे पहले तो उन्होंने अपनी भूमिका में लिखा है दोस्तों। ठीक है, और दूसरा बात यह है, इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये उपन्यास जो है दोस्तों पंजाब के होशियारपुर ज़िले के दोआब क्षेत्र के घोड़ेबाहा गांव के दलितों की कहानी है। तो ये एक दलित उपन्यास है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात दूसरी ये है कि यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है कि यह पंजाब के होशियारपुर ज़िले के दोआब गाँव की है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में जो उपन्यास है उस शहर या जो क्षेत्र होता है उसका नाम पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगला दोस्तों जो पॉइंट है वो इस प्रकार है कि यह उपन्यास काली और ज्ञानी दो मुख्य पात्रों को इर्द गिर्द ही बुना गया है, जिसके माध्यम से तत्कालीन दलित समाज की सामाजिक स्थिति का चित्रण किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको पहले भाग में भी बता चुका हूँ, ये एक नवयुवक, दलित नवयुवकों की प्रेम कहानी है जिस पे कि वो कालिदास और ज्ञानो है। तो दोस्तों वहीं पर आधारित सारे, इसके इर्द गिर्द ही पूरी कहानी एक उपन्यास की घूमती है। ठीक है, तो आगे और बताते सर दोस्तों, छोटी छोटी बातें आपको जो कि महत्वपूर्ण है दोस्तों। छोटी बातों से आपको महत्वपूर्ण पॉइंटों से याद रहने की जो शक्ति है वो ज़्यादा रहती है। और पूंजीवादी व्यवस्था किस प्रकार दलितों का शोषण करती है, पाठक इस उपन्यास द्वारा जान सकता है। ठीक है, यानी कि उसको पता चल जाएगा, पाठक को समझ सकता है कि पूंजीवादी व्यवस्था का दलितों का शोषण किस प्रकार होता था। ठीक है, तो ये एक तरह से दृश्यात्मकता है, बड़ी मार्मिक ढंग से दोस्तों प्रस्तुति दी है जगदीश माथुर जी ने। और आगे छोटी छोटी बातें हम आपको बताएंगे साथ ही इस उपन्यास में। इस उपन्यास का लेखन दोस्तों 1955 में शुरू हुआ था, पर बीच में कुछ वर्षों तक इसका लेखन कार्य बंद रहा। फिर लेखक ने अपने मित्र सोमानंद की प्रेरणा से दोबारा इसका लेखन शुरू किया और 1968 में इसका लेखन पूर्ण हुआ। और 1972 में फिर ये जिनका पहला प्रकाशन हुआ इस उपन्यास का। बाद में फिर दोबारा से नरककुंड वाला दोबारा से प्रकाशित हुआ था, नरककुंड के नाम से। ठीक है, तो पहला प्रकाशन 1972 में हुआ था, जो कि धरती धन है अपना, जो कि हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, जिसके बारे में हम भी पढ़ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो और उनको समर्पित भी किया, अपने दोस्त सोमानंद को उन्होंने समर्पित भी किया है। लेखक जी ने बाकायदा लिखा है कि ये उपन्यास मेरे दोस्त के लिए समर्पित है। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा छोटी छोटी बातें मैं आपको महत्वपूर्ण बातें बताऊँगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। जैसे कि ये उपन्यास में कुल 49 अध्याय हैं दोस्तों, कि इसमें 49 अध्याय हैं। और ठीक है, और साथ ही दोस्तों ये अगर कोई मुझसे कोई जानकारी चाहता है तो संपर्क कर सकता है मेरे नंबर पर। आगे दोस्तों और छोटी छोटी बातें मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि भाषा शैली पर हम चलेंगे उपन्यास की। अगर हम भाषा शैली पर चलते दोस्तों उपन्यास की, तो वो इस प्रकार से है। गांव के लोगों की सोच का सादापन और बोली का अक्खड़पन दोनों ही संवादों में बहुत सुंदर रूप से उभारा गया है इस उपन्यास में दोस्तों। तो क्योंकि ग्रामीण भाषा का प्रयोग किया गया है, ग्राम क्षेत्र की पूरी कथानक है दोस्तों इस आधार पर। और दूसरा, इस उपन्यास के जो चरित्र हैं लगभग सभी दलित वर्ग एवं ग्रामीण माहौल से हैं, अतः लेखक ने भाषा के स्तर पर लोक भाषा का प्रयोग खुलकर किया है। और वहीं सवर्ण जो अन्य वर्णात्मक प्रसंग आते हैं, वहीं खड़ी बोली का सहारा लिया गया है इसमें भाषा शैली का, इस उपन्यास के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, ये रही भाषा शैली की बात। अब हम कुछ विशेष बातें और जान लेते हैं इस उपन्यास के बारे में। जो विशेष महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये हैं कि जाति विभाजन के कारण में लोग चमादड़ी गांव, जो एक गांव का नाम है चमादड़ी, में रहते हैं और बहिष्कृतों का जीवन जीते हैं। चमादड़ी में केवल अभाव, दरिद्रता, अशिक्षा, अंधविश्वास और असुरक्षा का ही साम्राज्य है। तो दोस्तों ये जो भावना है दोस्तों, कवि की जो रचनाकार है उसकी भावनाएं जो हैं वो प्रदर्शित की गई हैं। ये दिखाया जा रहा है किस प्रकार वहाँ पे दयनीय स्थिति है जो निम्न वर्ग के लोगों की, वो इसमें दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों,
और आगे जैसे दोस्तों पॉइंट है छोटे छोटे, ये लोग शोषण के विरुद्ध आवाज़ भी नहीं उठा सकते क्योंकि ये एक वक्त की रोटी के लिए भी उन ठाकुरों की दया पर ही निर्भर रहते हैं। तो जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है वो होता ही रहेगा, उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि अगर वो अत्याचार के विरुद्ध अगर खड़े होते हैं तो वो भूखे मर जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है दोस्तों, ठीक है। और ये उनके यहाँ पर इतनी बुरी दशा और दुर्दशा होती है कि जब मर्जी कोई भी ठाकुर चमार के बच्चों को पीट भी देता है और गालियों के नीचे से बात ही नहीं होती, ठीक है। तो ये कुछ विशेष बातें हैं दोस्तों, और मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में दोस्तों। और इस उपन्यास में भारतीय जाति व्यवस्था के पीछे छुपे निहित स्वार्थ और षड्यंत्र को भी उजागर किया गया है दोस्तों। कभी रचनाकार है, उस रचनाकार ने यानी कि उपन्यासकार ने यहाँ पर क्या षड्यंत्र है और क्या स्वार्थ है उसको उजागर किया गया है इस उपन्यास के माध्यम से दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों, उपन्यास में जहाँ एक और वेदना की अभिव्यक्ति है तो दूसरी ओर एक वेदना को कारणों की पड़ताल की गई है, ठीक है। उपन्यास में जहाँ एक और वेदना की अभिव्यक्ति की है तो दूसरी ओर इस वेदना के कारणों की पड़ताल की गई है कि इस वेदना की वजह क्या है, रीजन क्या है। तो बड़ी सुंदर वर्णन दोस्तों इसमें उपन्यास में किया गया है। तो हर चीज़ को गहराई से देखा गया है, निकाला गया है, उजागर किया गया है। आगे है दोस्तों, छुआछूत, अंधविश्वास, जातिवाद, स्त्री यौन शोषण जैसे गंभीर मुद्दों के साथ साथ उच्च वर्ग के दोगलेपन की कलाई भी यहाँ पर उपन्यास ने बड़े ढंग से खोली है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ दिख रही हैं, यहाँ पर छुआछूत है, अंधविश्वास भी है, जातिवाद भी है, स्त्री यौन शोषण, ये सारी समस्याओं का बड़ा ही मार्मिक चित्रण दोस्तों यहाँ पर किया गया है। और छोटी छोटी बातें मैं भी आपको और बताऊँगा, ढेर सारी बातें छोटी छोटी बताऊँगा दोस्तों, जिससे कि आपके उपन्यास की जो ये विषय का वस्तु है वो आपको अच्छे से कंप्लीट हो जाए, एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए तो आप कर पाएँ। अब दोस्तों चलते हैं हम इसके अलावा समीक्षकों के जो कथन है उस पर चलते हैं। तो ये अगर मैं कहानी की बात करूँ तो दोस्तों आपने कहानी सबको पता होगा, काली और जानू की जो एक प्रेम कहानी है। काली जो कि बाहर शहर में पैसे कमा कर आता है और वो अपने टूटे मकान को बनाना चाहता है, लेकिन गांव के ठाकुरों को वो नज़ारा नहीं, मतलब उनको गुजारा नहीं होता कि वो हम बड़े आदमियों के सामने पक्का मकान कैसे बनाएगा। बस कहानी दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होती है और बाकी सब आप समझ जाइए क्या होता होगा उस कहानी में। तो दोस्तों अब चलते हैं समीक्षकों के कथन पर। तो इसमें तरवेश गुलजार जी का कथन है इस उपन्यास के लिए कि प्रेमचंद ने गोदान में होरी की छोटे किसान में से भूमिहीन मजदूर के रूप में परिवर्तित होते हुए दिखाया है, जबकि जगदीश ने धरती धन्य अपना में भूमिहीन दलित सामने आया है, ठीक है। तो यानी कि तुलना की है दोस्तों प्रेमचंद के उपन्यास के साथ में। यहाँ तरसेम गुलजार जी ने प्रेमचंद जी के उपन्यास जगदीश जी के उपन्यास को धरती धन्य अपना को, ठीक है। अगला दोस्तों समीक्षा है, यानी कि समीक्षात्मक कथन है, वो है डॉक्टर पुष्पलाल सिंह का, और जो कि इस प्रकार है। मेरी दृष्टि में प्रेमचंद के बाद ग्रामीण जीवन का उत्थान सशक्त और प्रमाणिक चित्रण जिन चंद लेखकों ने प्रस्तुत किया है उनमें से जगदीश का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर भी लगभग प्रेमचंद जी के उपन्यास के साथ तुलना की जा रही है इस उपन्यास की दोस्तों। तो इसके अलावा ये दो समीक्षकों ने बड़ी समीक्षा अच्छी दी है इस उपन्यास के लिए। आगे चलते हैं और दोस्तों, लेकिन दोस्तों मैं इतनी बात आपको बताऊंगा कि यहाँ पर एक कुछ आलोचक जहाँ तक इनकी समीक्षा इस उपन्यास की प्रेमचंद के उपन्यासों से कर रहे हैं, और बड़ी जो विषय वस्तु है दोस्तों वो भी बहुत ही अलग है, डिफरेंट है उस ज़माने की, उस समय कालीन और ऐसी दलितों का जो पर्दार्पण किया है, रूप दिखाया है, उजागर किया सबके सामने। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने जहाँ तक अभी तक पढ़ा है, मैं जब से देख रहा हूँ नोट्स बनाने के लिए, कहीं भी इसको कोई सम्मानित नहीं किया गया, इस उपन्यास को नहीं कोई पुरस्कार दिया गया, छोटा मोटा कैसे भी दिया गया। ये बड़ा भेदभाव मुझे लगा इस उपन्यास को। हालांकि ये इतनी बड़ी बात है कि इसको नेट के सिलेबस में हमारे सामने रख दिया और जिस पर हम आज समीक्षा कर पा रहे हैं, ये भी बड़ी बात है खैर हालांकि। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ एटलीस्ट इसको, इस उपन्यास पर कोई ना कुछ पुरस्कार सम्मान जगदीश जी को मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला। और बाकी समीक्षक क्या सोचते हैं, हो सकता है मिलने वाले को तो ये कि हो सकता है अभी भी मिल जाए, लेकिन हमारे यहाँ परंपराएं कुछ चीज़ें मरणोपरांत नहीं दी जाती हैं। लेकिन देना अगर होता है तो ये तो सम्मान है, वो चाहे जिंदा जीवित को मिले या मृत को मिले, सम्मान तो सम्मान ही रहता है, वो जो कभी मरता नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो मिलना चाहिए था दोस्तों। आगे चलते हैं, ये मेरी अपनी मन की भावनाएं थी। बाकी आप क्या सोचते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं इस मैटर पर कि आपका क्या विचार है, क्या सोच है। आगे चलते हैं दोस्तों, उपन्यास की जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और जो कथन है उनको मैं आपको बता देता हूँ।
जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसमें है, गांव में चमार होना भी तो सबसे बड़ा पाप है, घोर लांछन है, 2 कौड़ी का मालिक, काश्तकार अपने चमार को छठी का दूध पिला देता है। मतलब ग्रामीण भाषा का शुद्ध प्रयोग किया गया दोस्तों। मुझे चमार शब्द से ही नफरत है, मुझे कोई भी चमार कहे तो गुस्सा आ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये कथन है नंद सिंह जो पात्र है एक, जो वो काली से कहता है। नंद सिंह जो अपने इस पात्र को काली से डिस्कस कर रहा होता है, काली से कहता है। नंद सिंह जो चमार होता है दोस्तों, वो अपना धर्म परिवर्तन करके सिख बन के आ जाता है, लेकिन फिर भी रहता तो चमार ही है, लेकिन उसकी स्थिति फिर भी नहीं बिगड़ती। काली की तरह ही वो भी उन भ्रष्ट लोगों के साथ शोषित है और शोषण के साथ घिसा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कथन है नंद जी का, नंद सिंह का काली के साथ। ऐसे प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख दिया है किसका किसके साथ, आजकल ऐसा पूछा जाता है नेट में। और दूसरा दोस्तों कथन है, काली तू तो इस गांव से चला गया था, दोबारा इस नरक में क्यों आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये जीतू का कथन है काली से। ठीक है, जीतू का कथन काली से है, तो दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण कथन है तो एग्ज़ाम की दृष्टि से। और दोस्तों नीचे ये मेरा खुद का नंबर, हमारा सफलता की सीढ़ी चैनल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और एटलीस्ट कमेंट तो ज़रूर ही करें, जिससे कि पता चले हमें कि जो हम मेहनत कर रहे हैं वो आपको कैसी लग रही है, सही या नहीं। ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चलते हैं फिर आपको दोस्तों, आपके कमेंटों के साथ साथ हमारा पारितोषिक मिलेगा दोस्तों, और उसी आधार पर हमारी मेहनत भी और कड़ी होती चली जाएगी, हमारा विश्वास भी बढ़ता चला जाएगा। और एक ही हमारा उद्देश्य है कि आप सब लोग अपनी सफलता की सीढ़ी को प्राप्त करें। अगला दोस्तों कथन है, इस पंक्ति है मतलब इस उपन्यास की, वो है, वाह वाह नंद सिंह, तेरे सिर पर अभी सींग तो नहीं आए, पागल तू कहीं भी बन आ, लेकिन रहेगा चमार भी। यानी कुछ भी बनाया नहीं, वो दोस्तों ये जो नंद सिंह है वो सिख बन के आता है, तो उस पर ये कथन है कि तू कुछ भी बना लेकिन रहेगा चमार का चमार ही। जात कर्म से जन्म से मतलब जो चमार है वो जात कर्म से नहीं बनता, जन्म से बनती है। अगर चमार कहलाना पसंद नहीं है तो किसी और माँ के पेट से जन्म लिया होता। तो यह कथन जो है दोस्तों, ये बसंता का कथन है नंद सिंह के लिए। ठीक है, तो ये बसंत पात्र है बसंता, उसका कथन है नंद सिंह के लिए। तो महत्वपूर्ण पात्र है दोस्तों ये, मतलब कथन है ये भी। अगला मैं आपको और सुनाता हूँ दोस्तों। अगला है दोस्तों, अनाज की तो बोरियां भिजवा दूं, पर सवाल है रिश्ते का। अगर चमार ईसाई बिरादरी में शामिल हो गए होते तो हमारा मिशन इन पर फाकों की कभी नौबत न उठाने देता। तो दोस्तों ये यहाँ पर देखा गया है कि दलित समाज का शोषण एक ही जगह नहीं हो रहा, उनकी विचारधारा का, इनकी सम्मान का कोई वैल्यू नहीं है, हमेशा हर आदमी खरीदने और बेचने पे तोला पड़ा है उनके सम्मान को, उनकी मर्यादा को। तो दोस्तों ये भी कथन है यहाँ पर, ये कथन है पादरी का काली से। और दोस्तों ये होती है कि जब ये खिलाफ हो जाता है काली और अपने सब सामाजिक लोगों को इकट्ठा कर लेता है और वो बायकाट कर देता है सब उन लोगों को, तो ऐसी कंडीशन में सब लोग भूखे मरने लगते हैं, अनाज की कमी हो जाती है। और अनाज की जब कमी हो जाती है तो वो फिर जाता है पादरी के पास अनाज मांगने के लिए काली के, वो क्या पता पादरी कुछ हमारी हेल्प कर दे। तो वो पादरी से भूख से तड़प से वो लोगों के लिए अनाज मांगता है। तब ये पादरी उस काली के जो अनाज मांगा था उस आग्रह का उत्तर देता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि वहाँ पर कहीं ना कहीं राजनीति और धार्मिकता घुसी हुई है। वो ईसाई चाहते हैं कि वो पहले ईसाई धर्म को अपना लें और फिर उसके बाद कितना भी अनाज ले लें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जबकि काशी ये कहना चाहता है कि हम चमार हैं तो क्या हुआ, हम चमार ही रहेंगे, लेकिन हमारा जो हमारे अधिकार है वो हमें मिल जाए बस। ठीक है, तो आगे दोस्तों और कुछ मैं आपको एक और बहुत ही मार्मिक इस उपन्यास का दोस्तों मेरे हिसाब से सबसे मार्मिक दयनीय दृश्य है जो मैं आपको प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। बहुत ही दयनीय, मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा दयनीय मुझे यही लगा। और रियली अगर आप इसे पढ़ेंगे समझेंगे तो बाकी भी आपकी मन को कहीं ना कहीं कचोटेगी, ये बात सोच में डालेगी पक्का। और इन सब बातों को, इतनी उच्च कोटि की विचारों से बना हुआ लिप्त इस उपन्यास को कोई भी पुरस्कार नहीं मिला। ये मुझे भी कहीं ना कहीं खल रहा है। अगर किसी को पता है कुछ मिला है तो मुझे बता दीजिए, लेकिन फिर भी मुझे तो कहीं नहीं मिला। कहीं देखा था, मैंने पढ़ा था, इवन विकिपीडिया पे भी देखा था, गूगल पे भी, वहाँ भी नहीं मिला। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें इस दृश्य को दिखाता हूँ आपको। गाँव भर में चमार बहू बेटियों से चौधरी और जाटों का अवैध संबंध देखने को मिलता है इस उपन्यास में। चौधरी हरदेव जो होते हैं, चौधरी हरदेव लच्छों का शारीरिक शोषण करता है। बेचारी लच्छो अपने परिवार वालों की पेट की आग बुझाने के लिए अपने सर्वस्व लुटाकर भी बदले में कुछ नहीं ला पाती। माँ घर से आटा उधार मांगने गई थी तो आटा लेकर आ गई। अमरू जो चाचा हैं वो
वो दमचा बेच करके आटा और गुड़ दोनों चीज़ ले आए, लेकिन परंतु वह जो लच्छो है वो अपना सब कुछ लुटा करके भी खाली हाथ घर लौट आई। दोस्तों बड़ा मार्मिक दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अपने आप को बेच डाला है, अपने शरीर का शोषण भी होने दिया, उसके बदले में भी कुछ नहीं मिला। तो कितनी बुरी, कितनी दयनीय स्थिति रही होगी, और उसको दर्शाना चाहा है, यहाँ पर भावनाओं को दिखाना चाह रहे हैं। दोस्तों ये कवि की भावना है, रचनाकार की भावना है, जो मेरे को फील हुई हैं और वो मैं आपको फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आप समझिए इनकी भावनाओं को, तो किस प्रकार से दिखाया गया उस समय का मार्मिक चित्रण है। हालांकि अब ऐसा माहौल नहीं है, बहुत बदलाव हो चुका है, अब कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है। बट लेकिन हमें यहाँ पर साहित्यिक रचना से मतलब है, साहित्यकार क्या कहना चाह रहा है, क्या स्थितियाँ थी वो जो उजागर करी गई थी, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज ये जो भाग 2 है, इसका समापन दोस्तों यही होता है। भाग 2 में इतना ही है। और अगर कोई मुझसे संपर्क करना चाहता है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहता है, अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहता है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म अगर कोई रखना चाहता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम आप ग्रुप में ज्वाइनिंग करा रहे हैं। अभी कोई चार्ज नहीं है, और ये सिर्फ ज्वाइनिंग 15 मई तक ही होगी, उसके बाद ज्वाइनिंग बंद कर दी जाएगी। उसके लिए आप मेरे इस नंबर, जो मेरा नंबर यहाँ लिखा हुआ है, उससे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और फिर हमारी बातचीत के साथ हम आपको ज्वाइनिंग करा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये भाग 2 में हमारा पूरा जो ये मटेरियल था, जितना भी कंटेंट्स थे दोस्तों, जितने भी एग्ज़ाम की दृष्टि से कुछ भी पूछा जा सकता है, वो सब मैंने आपको दे दिया शॉर्ट रूप में। आगे दोस्तों इसका भाग 3 भी बनाया जाता है। भाग 3 में हम दोस्तों लाइव वीडियो बनाते हैं, जो कि जब ये मैं अगर आज शूट कर रहा हूँ तो कल 2:30 बजे डेली की हमारी लाइव वीडियो होती है। उसमें हम इस पर आधारित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं 40-50, वो फिर हम आपको प्रश्नों में पूछेंगे। जो छोटा मोटा बच्चा कुछ रह जाता है, हम प्रश्नों के माध्यम से डिस्कस कर लेते हैं एक दूसरे से, और प्रश्न पूछे जाते हैं, वो लाइव क्लास के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लाइव क्लास से भी जोड़ सकते हैं हमारी से। इस प्रकार से हम एक दिन में एक उपन्यास है, एक यूनिट के एक पात्र को ख़त्म कर ले। तो इस प्रकार ये हमारा जो उपन्यास का जो आखिरी उपन्यास है वो आज पूरा हुआ। इसके बाद फिर कल हम इस पर विविध प्रश्न और देंगे और फिर इसके बाद उनका यूनिट टेस्ट होगा। और यूनिट टेस्ट के बाद, यूनिट टेस्ट में भी दोस्तों आप लोग शामिल हो सकते हैं। उस पर शामिल होने के लिए आप इस नंबर पर मेरे को संपर्क कर सकते हैं। तो यूनिट टेस्ट के बाद हम फिर अगला दूसरा नई यूनिट चालू करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो पर।